गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के अंदर 4th चैप्टर रक्त परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने रक्त के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी। अब आज हम पढ़ेंगे रक्त परिवहन तंत्र, यानी कि रक्त का परिवहन हमारे शरीर के अंदर किस रूप में किन के माध्यम से होता है। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा आज का रक्त परिवहन तंत्र। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मानव का जो शरीर है वो विभिन्न प्रकार के तंत्रों से मिलकर बना रहता है, यानी कि मानव शरीर में बंद प्रकार का परिवहन तंत्र होता है, यानी कि हम जिसको आसानी से ना तो देख सकते हैं, यानी कि हमारे शरीर के आंतरिक रूप में वो पाया जाता है। क्योंकि रक्त केवल वाहिनियों में ही सीमित रहता है। हमने पढ़ा था कि जो रक्त है, रक्त जो हम हैं वो रक्त वाहिनी में पहुंचता है और वाहिनियों के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है। यह तंत्र पूरे शरीर में नलियों का फैला हुआ एक जटिल जाल जैसा होता है, यानी कि जो मनुष्य है, मनुष्य का जो पूरा शरीर है उस शरीर में विभिन्न नलिकाओं के रूप में एक हिस्से से इस तरीके से पूरा आगे से आगे तंत्रों के रूप में, जाल के रूप में पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है, यानी कि इसको एक जाल जैसी जटिल संरचना भी हम कह सकते हैं। फिर भी प्रत्येक नली एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इनकी जो नलियां होती हैं वो, उनका जो सिरा रहता है वो हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहता है, यानी कि जो नली रहेगी वो आपस में एक दूसरे से हिस्सों के साथ माध्यम से एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई रहेगी, यानी कि कोई भी सिरा इसका स्वतंत्र नहीं रहता है। इन नलियों के आपस में जुड़ने से एक बंद चक्र बनता है, यानी कि जब ये नलियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं तो ये नलियाँ एक बंद चक्र का रूप ग्रहण कर लेती हैं। इसीलिए इसे बंद परिवहन तंत्र कहते हैं, क्योंकि ये नलियाँ जो होती है आपस में एक दूसरे से बंधी रहती हैं, यानी कि इनको बंद परिवहन तंत्र भी कहते हैं। यह O2, CO2 पोषक पदार्थों, O2 यानी कि हमने पहले पढ़ा था, O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो तरह की गैस होती हैं जो कि हमारे शरीर में इनका अपना अपना कार्य रहता है। ऑक्सीजन जो हम श्वसन में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम श्वसन के दौरान छोड़ते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्सर्जित जो गैस है वो होती है, तथा स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये जो नलिकाएं हैं वो हमारे शरीर में जो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो उत्सर्जी पदार्थ है, यानी कि जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं होती है, उन पदार्थों को, और स्रावी पदार्थ यानी कि स्रावी पदार्थ वे पदार्थ जो कि विभिन्न ग्रंथियों के माध्यम से हार्मोन के रूप में निकलते हैं, उन पदार्थों को इन रक्त वाहिनियों या रक्त नलिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है। यह तंत्र विभिन्न विकारों को वृक्क, फेफड़े, बड़ी आंत तथा त्वचा द्वारा शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर में अगर कोई भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं या कोई भी रोग के कारण देखे जाते हैं तो उनको हमारे शरीर में फेफड़ों के माध्यम से, फेफड़ों में जैसे कि हमने जब ऑक्सीजन गैस ग्रहण की तो हमारे फेफड़ों में स्वस्थ गैस के रूप में प्राप्त हुई और वहाँ से CO2 के रूप में वापस वो अनावश्यक गैस के रूप में शरीर से बाहर निकाल दी गई। बड़ी आंत का कार्य होता है मल मूत्र का निष्कासन करना। त्वचा का कार्य होता है शरीर से निकलने वाले पसीने के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। अब रक्त परिवहन जो तंत्र है इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है रक्त परिवहन तंत्र और दूसरा है लसिका तंत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रक्त परिवहन तंत्र के बारे में। इस तंत्र के अंतर्गत हृदय, रक्त वाहिनियां तथा रक्त आता है। अब जो रक्त परिवहन तंत्र है इसमें जो प्रमुख भाग है वो है हृदय, रक्त वाहिनियां, हृदय यानी कि हमारा जो हार्ट है वो, फिर आती है रक्त वाहिनियाँ और रक्त वाहिनियों के बाद में आता है रक्त। अब हमने रक्त के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। रक्त जो होता है वो रक्त वाहिनियों के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। आज हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में, यानी कि ये जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो हृदय की ओर जाती है और हृदय का जो कार्य है, बनावट है, उसमें हम पढ़ेंगे।
रक्त वाहिनियों के अंतर्गत धमनियां एवं शिराएं तथा केशिकाएं आती हैं। अब जो रक्त वाहिनियां हैं, ये रक्त वाहिनियां धमनियों, शिराओं और केशिकाओं के रूप में बटी हुई रहती हैं। दूसरा जो हमारा है वो है लसिका तंत्र। इसके अंतर्गत लसिका एंजाइम साइनस तथा लसिका वाहिनियां जो होती हैं मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आती हैं। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक रक्त परिवहन तंत्र में रहेगा हृदय। हृदय के बारे में हम सभी जानते हैं, यानी कि हमारा हार्ट, जिसको हम दिल के रूप में भी कह सकते हैं। हमारा दिल हम जैसे जानते हैं कि अगर हम छूकर देखें तो हमारा हार्ट जो है वो पंप की तरह कार्य करता है, यानी कि धड़कता रहता है। तो ये जो हृदय की है ये बाहरी बनावट है, इधर आप देख सकते हैं बाहरी बनावट, यानी कि हमारा जो हृदय है बाहर से कैसे दिखाई देता है। हृदय जो कि हम देख सकते हैं, हृदय जो होता है एक मांसल पदार्थ के रूप में, यानी कि मांस का वाला जो भाग रहता है मांसल के रूप में हमको दिखाई देता है। ये इस तरीके से हम देख सकते हैं। रक्त परिवहन तंत्र में हृदय अपना एक विशेष स्थान रखता है। जो रक्त के परिवहन तंत्र है, जो रक्त को लाने ले जाने का कार्य होता है, उस कार्य में हृदय जो होता है हमेशा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यही रक्त ले जाने वाली तथा वापस शरीर में लाने वाली जितनी भी शिराएं, कोशिकाएं या नलियां हैं वो इसी से जुड़ी रहती है। हृदय में रक्त लाने और ले जाने दोनों का कार्य होता है। अब रक्त में दो तरह की नलिकाएं पाई जाती हैं, धमनियां और शिराएं। जो रक्त है, जो हृदय है उसमें रक्त को लाया भी जाता है, यानी कि शुद्ध रक्त जो होता है वो हृदय से विभिन्न शरीर के भागों में पहुंचाया जाता है, और जो अशुद्ध रक्त है वो हमारे हृदय में लाके उसको शुद्ध किया जाता है और वहाँ से शुद्ध रक्त के रूप में शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुँचाया जाता है। ये ही नलियाँ सारे ऊतकों एवं कोशिकाओं को पोषक तत्व देती हैं। अब जो हृदय से प्रमुख दो नलियाँ निकलती हैं, धमनी और शिराएं, इनका जो प्रमुख कार्य हृदय में रहता है वो होता है रक्त के माध्यम से विभिन्न पोषक तत्वों को शरीर के हिस्सों में पहुंचाना तथा उनके विकारों को लेती हुई हृदय में लौट जाती हैं। और जितने भी हिस्सों में ये अपने पोषक तत्वों को पहुंचाती हैं वहाँ पे कोई भी विकार या अनावश्यक तत्व या उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो अपने में मिलाकर वापस हृदय की ओर ले आती हैं और हृदय में लाके उनको छोड़ देती हैं। अब हृदय की जो बनावट हम देखते हैं तो हृदय जो हमारा होता है वो गुलाबी रंग का होता है। हृदय हल्का गुलाबी रंग का होता है। गुलाबी रंग का त्रिकोणाकार जो अंग है एवं मांसल अंग भी इसको कह सकते हैं, इसका जो आकार रहता है इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये 3 कोनों से ढका हुआ रहता है, यानी कि जो इसके ये 3 भाग इसके हम देख सकते हैं, त्रिकोण रूप में ये रहता है। जो मेसोडर्म से बनता है, ये जो भाग रहता है इसका मेसोडर्म के माध्यम से बना हुआ होता है। यह शरीर के दोनों ओर फेफड़ों के बीच यानी कि छाती में उपस्थित रहता है। जो हमारे शरीर में फेफड़ों की जो बनावट रहती है, हमारे शरीर में फेफड़े जो रहते हैं इस तरीके से अवस्थित हैं। हमारे जो शरीर में फेफड़े हैं इनमें जो फुफ्फुस पाए जाते हैं, इनके बीच में यहाँ हृदय पाया जाता है। जो हृदय का जो हृदय है वो हमारे शरीर में फेफड़ों के नीचे तथा कुछ दाईं ओर थोड़ा झुका हुआ रहता है। हृदय का जो 2 सिरे पाए जाते हैं, ऊपरी सिरा और जो निचला सिरा। फेफड़े का जो अधिक जो इसका आधार वाला जो भाग रहता है वो हमेशा ऊपर की ओर रहता है, यानी कि जो हृदय का जो आधार वाला भाग है वो हमेशा ऊपर की ओर इस तरीके से पाया जाता है। और जो इसका जो निचला सिरा रहता है उसको नुकीला रहता है और नीचे की ओर होता है। हृदय का चौड़ा भाग शरीर के आगे की ओर होता है, यानी कि जो हृदय का जो ये चौड़ा वाला भाग है ये हमेशा थोड़ा आगे की ओर इस तरीके से झुका रहता है, और जो निचला सिरा जो नुकीला रहता है वो पीछे की ओर दाहिनी ओर को रहता है। इसका पिछला नुकीला भाग जिसे अपेक्स कहते हैं बाईं ओर झुका रहता है, यानी कि जो ऊपरी सिरा है वो तो दाईं ओर झुका रहता है, यानी कि इस तरीके से। और जो बायां भाग है वो जो नीचे वाला जो नुकीला सिरा है वो बाईं ओर तरफ झुका रहता है।
अगर एक सामान्य नौजवान व्यक्ति के शरीर में अगर हृदय का वज़न देखा जाए तो कम से कम 250 ग्राम के करीब इसका वज़न रहता है। जो है 250 ग्राम के करीब रहता है। इसकी जो लंबाई है, हृदय की लंबाई जो रहती है वो हमेशा रहती है 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई इसकी रहेगी, चौड़ाई इसकी 9 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो मोटाई है वो होती है 6 सेंटीमीटर के करीब। मानव का जो मुख्य मांसल अंग हृदय है। अब जो हमने हृदय की जो बनावट देखी वो इस तरीके से थी। अब जो ये हृदय है ये मांसल भाग यानी कि मांस का बना हुआ रहता है। अब जो हृदय का जो बाहरी हिस्सा है वो हमेशा एक पारदर्शी झिल्ली के द्वारा ढका रहता है, यानी कि बहुत ही पतली सी झिल्ली रहती है जिसको हम हृदय आवरण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो झिल्ली है हृदय का एक निश्चित आवरण बनाती है, यानी कि बाहर की ओर से उसको ढके रखती है। हृदय आवरण से तात्पर्य यहाँ हो जाएगा जो ये झिल्ली है वो हृदय को सुरक्षात्मक तत्व यानी कि तत्व की तरह कार्य करती है, यानी कि जो बाहरी चोट दबाव है या जो बाहरी सूक्ष्म जो कण वगैरह है या जितने भी जो बाहरी अवशेप जो होते हैं उन सभी से हृदय की रक्षा करती है, यानी कि इसकी रक्षात्मक झिल्ली भी हम कह सकते हैं जो कि इसको ढके रखती है। हृदय आवरण से ये घिरा रहता है। हृदय आवरण की बाहरी दीवार को पैराइटल स्तर कहते हैं। जो हृदय का जो आवरण बनाने वाली जो दीवार है उसका जो बाहरी भाग है उसको हम पैराइटल कह सकते हैं, और जो अंदर की ओर जो रहने वाला जो भाग है उसको विसरल स्तर भी कहा जाता है। इन दोनों स्तरों के मध्य एक तरल पदार्थ भरा रहता है, यानी कि जो इसका हृदय आवरण बनाने वाली जो झिल्ली है बाहर और अंदर की और जो दोनों तरफ की जो झिल्लियों के बीच में एक तरल द्रव्य पाया जाता है उसको जो तरल द्रव्य पाया जाता है उसको पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। इनके जो बीच में द्रव है वो पेरिकार्डियल द्रव है। हृदय मुख्यतः 3 स्तरों का बना होता है जो क्रमशः एपीमायोकार्डियम यानी कि जो इसके जो 3 स्तर हैं वो पहला है एपीमायोकार्डियम, दूसरा है मीजोमायोकार्डियम और जो तीसरा है वो है एंडोमायोकार्डियम रहते हैं। अब हमने जो हृदय की जो बाहरी बनावट है उसके बारे में देखते हैं। जो हृदय है इसका जो ऊपरी सिरा जो रहता है वो है महाधमनी की जो शाखाएं हैं, ये जो इधर दिखाई दे रही है उसको महाधमनी शाखाएं कहते हैं, और जो ये पंप वाला जो भाग दिखाई दे रहा है वो है उदर्भ महाशिरा। फिर जो ये हिस्सा रहता है इसको हम महाधमनी कहते हैं। जो हृदय है इसका जो ये वाला हिस्सा है ये है हृदय का जो दायां हृदय, यानी कि जो हृदय है वो 4 भागों में बटा हुआ है, बायां और दाएं 2 भाग, जो ऊपरी और नीचे 2 भागों में वापस बटे रहते हैं। इस तरीके से जो हृदय की संरचना है वो होती है। इनके बीच में एक नलिका पाई जाती है और वापस इस तरीके से हिस्सा रहता है। अब ये 4 भागों में रहते हैं, ऊपरी और 2 हिस्से और जो 2 नीचे के हिस्से रहते हैं, जिसमें एक दायां आलिंद एक दायां नीले होता है, एक बायां आलिंद और एक बायां नीले रहता है। अब जो ये हिस्सा है वो है दायां हृदय की धमनी, यानी कि जो दाएं तरफ जो हृदय पाया जा रहा है उसकी जो धमनी है वो, ये वाला जो हिस्सा रहता है वो है बायां आलिंद। फिर इसके जो बाएं आलिंद की जो ये धमनियाँ हैं और बाएं आलिंद के जो नीचे वाला हिस्सा रहता है उसको कहा जाता है बायां नीले। जो इसमें इस तरह की जो धारीदार जो रेखाएं पाई जा रही है हृदय के अंदर वो है हृदयाग्र, और जो इधर का जो हिस्सा है वो होता है दायां आलिंद। तो ये थी हमारे हृदय की जो बाहरी बनावट है वो। अब हम पढ़ेंगे हृदय की आंतरिक बनावट के बारे में, यानी कि हृदय अंदर की ओर से किस प्रकार हमें दिखाई देता है। जैसे हृदय के बारे में हम जानते हैं, जो हृदय है वो हमारा निश्चित रूप से लगातार बिना किसी भी संदेश के अपना कार्य निश्चित रूप से करता है, यानी कि धड़कना इसका जो है वो प्रमुख कार्य है, यानी कि ये पंप के रूप में हमारे शरीर में प्रतिदिन प्रत्येक क्षण हमेशा धड़कता रहता है। हमारे शरीर के
विभिन्न कार्यों में ये सहयोग प्रदान करते हैं। अगर जैसे हृदय है वो अगर अपना कार्य निश्चित रूप से नहीं करेगा तो जो अन्य कार्य हैं वो भी प्रभावित होते हैं। और जो हृदय है, हृदय में अगर रक्त को छानने की क्रिया का पूरा कार्य होता है, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण होता है, और जो शुद्ध रक्त जो होता है वापस हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है। अगर जैसे हृदय अपना कार्य ना करे तो रक्त का जो प्यूरिफिकेशन है वो कार्य सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में है जो हमारे रक्त में जो रक्त की विषाक्तता है और बढ़ती चली जाएगी। अब पढ़ते हैं हम हृदय की आंतरिक बनावट के बारे में। यानी कि आंतरिक यानी कि अंदर की तरफ से हृदय कैसा दिखाई देता है। हृदय जो है वो 4 कक्षों का बना होता है, जिसमें 2 आलिंद तथा 2 नीले रहते हैं। बायां नीले दाएं नीले से बड़ा रहता है, यानी कि जो हृदय के जो 2 हिस्से रहते हैं वो इस तरीके से रहते हैं। ये जो भी वापस हैं वापस 2 हिस्सों में यानी कि ऊपर नीचे 2 भागों में वापस बटे रहते हैं। बायां नीले दाएं नीले से हमेशा बड़ा रहता है, यानी कि जो बायां नीले है वो हमेशा दाएं नीले की अपेक्षा थोड़ा बड़ा रहता है, यानी कि जो ये वाला जो बायां नीले है, नीले हमेशा नीचे की ओर रहेगा। ठीक है, बायां नीले दायां नीले, बायां नीले हमेशा दाएं नीले से थोड़ा बड़ा रहता है, अधिक मांसल होता है, यानी कि इससे थोड़ा मोटा होता है और फैला हुआ रहता है, एवं पेशीय होता है, क्योंकि इसी नीले द्वारा रक्त पूरे शरीर में पंप किया जाता है। यहाँ पर रक्त जो होता है वो नीले के द्वारा वापस शरीर में पंप किया जाता है, यानी कि जो धमनियाँ होगी वो वापस वहाँ से अपने शरीर में इनको ले जाएगी। दाहिने नीले से रक्त केवल फेफड़ों में भेजा जाता है, यानी कि जो दायां नीले है यहाँ से जो रक्त है वो पहुँचेगा फेफड़ों के अंदर, और यहाँ से जो रक्त पहुँचेगा पूरे शरीर के अंदर, यानी कि बायां नीले पूरे शरीर में रक्त को पहुँचाता है, और जो दायां नीले है वो सिर्फ हमारे फेफड़ों तक ही रक्त को पहुँचाता है। दाहिना आलिंद में अशुद्ध रक्त एकत्रित किया जाता है, यानी कि जो दाहिना आलिंद है ऊपरी हिस्सा है वो आलिंद हो जाएगा। इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, यानी कि जो दायां आलिंद है उसमें अशुद्ध रक्त लाया जाता है, एकत्रित होता है। यह रक्त अग्र एवं पश्चिम महाशिरा द्वारा हृदय में लाया जाता है। जो अग्र एवं पश्चिम महाशिराएं होती हैं वो रक्त को लाकर दाएं आलिंद में छोड़ देती हैं। बाएं आलिंद में पल्मोनरी शिराएं द्वारा फेफड़ों से लाया हुआ शुद्ध रक्त डाला जाता है, और जो बायां आलिंद है इसमें जो पल्मोनरी शिराएं होती हैं वो शुद्ध रक्त लाकर यहाँ पर छोड़ देती हैं, तथा यहाँ से वापस जो अशुद्ध रक्त होता है वो ले जाकर हमारे अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। नीलेयों की भित्ति आलिंदों की भित्ति की तुलना में मोटी होती है। जो नीले हैं इनकी जो भित्ति है, यानी कि जो इनकी जो बाहरी आवरण होता है वो आलिंदों की अपेक्षा मोटा होता है, क्योंकि इसमें जो है रक्त को पंप करके वापस शरीर के विभिन्न हिस्सों में इनको पहुंचाना होता है। नीले 2 असमान भागों जैसे अंतरा नीले पट्टी कहते हैं के द्वारा बटा रहता है। नीले जो है अंतरा नीले पट्टी के द्वारा बटा रहता है, जो कि एक बाई ओर तथा दूसरी ओर दाई ओर होती है, यानी कि जो एक बाई ओर तथा दूसरी दाई ओर पाई जाती है। ये दोनों नीले आलिंदों से आलिंद नीले छिद्र द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी कि ये जो दोनों नीले हैं वो आपस में आलिंद छिद्रों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। इनके बीच में कपाट पाए जाते हैं जिसमें एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है। छिद्रों में एक झिल्ली समान रचना होती है। इनके जो छिद्र होते हैं इनके बीच में वहाँ पे एक झिल्ली समान
रूप की एक रचना पाई जाती है जिसे हम कपाट भी कह सकते हैं। यानी कि जो आलिंद और जो ऊपरी जो बायां और दायां आलिंद हैं वो बाएं और दाएं नीले से जब जुड़े रहते हैं, इनके बीच में एक कपाट होता है। इन्हीं कपाट के माध्यम से रक्त का जो ट्रांसफ़र का कार्य किया जाता है। दाहिने आलिंद नीले छिद्र का कपाट 3 धारियों का बना रहता है, इसे त्रिदल कपाट भी कहा जाता है। यानी कि 3 छिद्रों द्वारा ढका होने की वजह से इसको त्रिदल छिद्र भी कपाट भी कह सकते हैं। बायां आलिंद नीले छिद्र का कपाट 2 पट्टियों का बना रहता है। यानी कि जो बायां आलिंद नीले हैं, इनका जो कपाट है वो सिर्फ 2 छिद्रों के माध्यम से बना रहता है। यानी कि इनको द्विदल कपाट या मिट्रल कपाट भी हम कह सकते हैं। ये कपाट की पट्टियाँ पतली झिल्ली जैसे हृदय रज्जु कहते हैं द्वारा जुड़ी रहती हैं। इनकी जो कपाट होते हैं, इनकी जो झिल्लियाँ हैं वो हृदय रज्जु के द्वारा जुड़ी रहती हैं। हृदय रज्जु नीले की भीतरी दीवार से, जिसमें पेपिलरी पेशियाएँ होती हैं, से जुड़ा रहता है। हृदय रज्जु जो है नीले की जो भीतरी दीवार से जहाँ से ये जुड़ा रहता है, उसमें पेपिलरी पेशियाँ जो होती हैं उसके माध्यम से जुड़ा रहता है। आलिंद नीले छिद्रों के कपाट का मुख्य कार्य रक्त को केवल आलिंद से नीले में जाने देना होता है। जो बायां आलिंद है उसके जो कपाट है वो, और जो दाएं आलिंद के जो कपाट है, इनका जो प्रमुख कार्य अगर देखा जाए तो आलिंदों में जो रक्त आता है उसको नीले में जाने के लिए ही जो ये कपाट पाए जाते हैं। यानी कि सिर्फ आलिंदों से रक्त को नीले में पहुँचाने के लिए कपाट पाए जाते हैं। आलिंद नीले छिद्रों के कपाट का मुख्य कार्य रक्त को केवल आलिंदों से नीले में जाने देना है, परंतु नीले के रक्त को आलिंद से में नहीं जाने देता है। यानी कि जो आलिंद से रक्त है वो इन कपाट के माध्यम से नीले में आ जाता है, लेकिन नीले से वापस रक्त आलिंदों के अंदर नहीं जाता है। यानी कि ये कपाट तुरंत बंद हो जाते हैं। यानी कि ये कपाट के जो छिद्र हैं उनको वापस नीले से आलिंद में आने वाले रक्त को रोकता है। परंतु अगर इन कपाटों में खराबी आ जाए तो वह रक्त को नहीं रोक पाते। यानी कि किसी प्रकार का इनमें दोष उत्पन्न हो जाए तो जो रक्त नीले में पहुँचे हैं, दोनों नीले के अंदर, वो वापस आलिंदों की ओर पहुँच जाते हैं, जिसे हृदय की बीमारी के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि जिसे को हृदय रोग के नाम से भी जाना जाता है। पल्मोनरी महाधमनी चाप दाहिने नीले के आगे वाले हिस्से के बाएं भाग से निकलती हैं। जो दाएं वाले जो नीले हैं कि उसके बाएं हिस्से की ओर से पल्मोनरी शिराएं जो हैं वो निकलती हैं, जिसमें 3 अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं। जो पल्मोनरी शिराएं जो पाई जाती है नीले की तरफ, इसमें 3 अर्ध जो कपाट होते हैं वो पाए जाते हैं, और विपरीत दिशा में इसमें कपाट रक्त को केवल नीले से चापों में जाने देता है। इसमें जो नीले से जो रक्त है वो चापों की ओर जाता है, लेकिन इनको वापस विपरीत दिशा में, यानी कि चाप की ओर तो पहुंच जाएगा लेकिन चाप से वापस नीले में जाने से उसको रोकते हैं। इसी प्रकार कैरोटिको सिस्टेमिक महाधमनी चाप बाएं नीले के अग्र छोर के दाहिने भाग से निकलता है। इसमें 3 अर्धचंद्राकार लगे होते हैं जो रक्त को केवल नीले से चापों की ओर जाने देते हैं, परंतु चापों से नीले की ओर नहीं बहने देते हैं। आलिंदों की अगर भित्ति के बारे में जाना जाए तो नीले की भित्ति की अपेक्षा हमेशा पतली रहती हैं, क्योंकि इनका जो कार्य है सिर्फ रक्त को लाना है। लेकिन जो नीले हैं उनका जो दबाव कार्य अधिक रहता है, क्योंकि नीले जो होते हैं वो पंप के माध्यम से, यानी कि दबाव के साथ रक्त को वापस शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुँचाते हैं। आलिंद एक पट्टी के द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे 2 भाग में, जो कि बाईं तथा दूसरी दाईं ओर बटी रहती हैं। यानी कि जो आलिंद 2 पट्टियों के द्वारा विभाजित रहते हैं, बाईं और दाईं ओर 2 भागों में विभाजित हैं। इसी पट्टी में फोसा ओवेलिस होता है। भ्रूणावस्था में इस फोसा ओवेलिस में एक छिद्र होता है जिससे रक्त सीधे बाएं आलिंद से दाएं आलिंद में चला जाता है। यानी कि भ्रूणावस्था, जब माँ के गर्भ में भ्रूण की अवस्था आती है, जब यानी कि शिशु का विकास हो जाता है, एक शिशु का पूरा रूप ग्रहण कर लेता है, तो उसमें एक भ्रूणावस्था में इन दोनों आलिंदों के बीच में एक छिद्र पाया जाता है। यानी बाएं आलिंद से रक्त दाएं आलिंद में और दाएं आलिंद से रक्त वापस बाएं आलिंद में आसानी से पहुँच जाता है। लेकिन जन्म के बाद रक्त फेफड़ों में शुद्धिकरण के बाद ही आलिंद में आता है। लेकिन जब शिशु का जन्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो फेफड़ों से रक्त है वो शुद्धिकरण के माध्यम से ही इन आलिंदों में पहुंचता है, अन्यथा वो नहीं पहुंचता है। 2 अग्र महाशिराएं तथा एक पश्चिम महाशिरा दाहिने आलिंद की पृष्ठ भित्ति से 3 अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती है। यानी कि जो आलिंद है उनमें 2 महाशिराएं तथा एक पश्च शिरा जो होती है, यानी कि कुल 3 जो शिराएं होती हैं वो अलग अलग छिद्रों के माध्यम से इनमें खुली रहती हैं।
इन छिद्रों का नियमन यूस्टेकियन कपाट द्वारा होता है और अंतःमहाशिरा के छिद्रों के बीच में उपस्थित रहता है, यानी कि जो अंतःमहाशिरा है जो बीच में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं उन शिरा से इसका जुड़ाव रहता है। इस कपाट के पास ही दाहिने आलिंद की भित्ति पर एक छोटी सी साइनो ऑरिक्यूलर गुंडी होती है। अंतरा आलिंद पट्टी के आधार पर भाग में एक गुंडी होती है जिसे ऑरिक्यूलो वेंटिक्यूलर गुंडी कहते हैं। गुंडियाँ तंत्रिका तंतु द्वारा जुड़ी रहती हैं। इनके जो बीच में जो गुंडी पाई जाती है वो तंत्रिका तंतु के माध्यम से जुड़ी रहती है। साइनो ऑरिक्यूलर गुंडी हृदय के स्पंदन का नियमन करती है। साइनो ऑरिक्यूलर जो गुंडी है वो हृदय का स्पंदन का कार्य, यानी कि जो हृदय ऊपर नीचे होकर जो पंप का कार्य कर रहा है उस पंप के कार्य को नियमित रूप से बनाए रखती है, यानी कि नियमन करती है, ताकि जो हृदय है वो एक निश्चित गति के साथ में अपना कार्य कर सके, यानी कि स्पंदन का कार्य, यानी कि धड़कने का कार्य कर सके। दो पल्मोनरी शिराएं जो फेफड़ों से आती हैं बाएं आलिंद में आकर एक ही छिद्र द्वारा खुलती हैं। इनमें जो दो पल्मोनरी शिराएं होती हैं वो बाएं आलिंद में सिर्फ एक ही छिद्र के माध्यम से खुलती हैं, यानी कि दो शिराएं वापस आपस में आकर एक छिद्र के माध्यम से जुड़ जाती हैं। हृदय के दाहिनी नीले से पल्मोनरी महाधमनी चाप निकलती है जो हृदय के बाईं ओर मुड़ती है और कैरोटिको-सिस्टेमिक महाधमनी चाप के नीचे से होकर दो पल्मोनरी धमनियों के में बट जाती हैं, यानी कि जो सिस्टमेटिक जो महाधमनी है उनके चाप के नीचे से होती हुई ये पल्मोनरी शिराएं जो हैं आगे जाके बट जाती हैं। पल्मोनरी धमनियाँ फेफड़े में जाती हैं। कैरोटिका सिस्टेमिक महाधमनी जो बाएं नीले से होकर निकलती हैं, यानी कि बाएं नीले से कैरोटिका सिस्टेमिक महाधमनी होती हैं वो निकलती हैं जो कि बाएं नीले से होकर निकलती है। यह हृदय के पृष्ठ तल की ओर मुड़कर पल्मोनरी महाधमनी के ऊपर से होकर कई धमनियों में विभक्त हो जाती है, यानी कि यह आगे हृदय के ऊपर की ओर से निकलकर आगे की ओर कई हिस्सों में वापस बदल जाती हैं। तो हृदय की जो आंतरिक बनावट है एक बार हम उसको अच्छे से वापस चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। हृदय की जो आंतरिक जो संरचना होती है बहुत ही जटिल होती है और बहुत ही बारीकी से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है।
ये है अधो महाशिरा, ये है दाया निलय, ये हो जाएगी महाधमनी, ये हमारा जो नीचे वाला भाग है वो है हृदयाग्र, फिर ये जो हिस्सा रहता है सेप्टम, फिर ये हिस्सा है बाया निलय, ये है कार्डिक टेंडिनी, ये ऊपरी हिस्सा बाया नीलय, बाया आलिंद, और जो ये हिस्सा रहता है बाया आलिंद नीलय द्वार, फिर ये हिस्सा है हमारा बाया फुफ्फुसीय धमनी, ये है महाधमनी, और ये महाधमनी की जो शाखाएं रह जाएगी ये हमारा हिस्सा है उदर्व महाशिरा, फिर ये हिस्सा हो जाएगा दाया फुफ्फुसीय द्वार, फुफ्फुसीय धमनी, यानी कि जो दाई और जो फुफ्फुसीय धमनी पाई जाती है यानी कि फुफ्फुसों से जुड़ी हुई रहती हैं, और ये जो दोनों हिस्से हैं इसके हैं दाया फुफ्फुसीय सीरा, और ये मध्य वाले हिस्से हैं फुफ्फुसीय द्वार, यानी कि फुफ्फुसों से आने वाले रक्त यानी कि फेफड़ों के माध्यम से जो रक्त आता है वो इन्हीं हिस्सों के द्वारा हमारे हृदय से जुड़ा रहता है। और ये हो जाएगा दाया आलिंद, और ये है दाया आलिंद नीलय द्वार। जैसे हमने इसकी जो आंतरिक संरचना देखी, इसमें जो स्थिति रहती है जैसे कि ऊपरी जो ये महाधमनी की जो शाखाएं हैं, ये जो हमारी जो हृदय में महाधमनी वाला हिस्सा है उसकी जो प्रमुख जो महाधमनी शाखाएं जो ऊपर की ओर निकली हुई रहती है। बाया फुफ्फुसीय धमनी, ये जो हिस्सा है हमारे हृदय में बाया फुफ्फुसीय धमनी है, यानी कि जो रक्त को बाया आलिंद की ओर ले आएगी। बाया आलिंद नीले द्वार, यानी कि आलिंद और नीले के मध्य का जो द्वार रहता है वो इधर है। और कार्डी टेंडिनी, यानी कि जो इन दोनों के मध्य में कार्डी टेंडिनी पाई जाती हैं। और बाया नीलय, बाया आलिंद के ठीक नीचे की ओर पाया जाने वाला जो स्थान है वो होता है बाया नीलय। फिर सेप्टम के माध्यम से जो आलिंद नीलय का जो द्वार है, आलिंद नीलय वाले जो हिस्से रहते हैं वो थोड़ी कुछ दूरी पर पाए जाते हैं। और जो आलिंद और नीलय के जो नीचे वाला स्थान रहता है जहाँ पर नीलय के मध्य नीचे थोड़ी सी जगह पाई जाती है उसको हृदयाग्र कहा जाता है। जो हृदय का जो मुख्य हिस्सा रहता है वो महाधमनी होती है, जो कि आगे की जाकर जो विभिन्न धमनियों में और बढ़ जाती हैं और जो रक्त को लाने और ले जाने का पूरे कार्य में सहयोग देती है। ये हमारे हृदय का जो निचला हिस्सा है वो दाईं ओर जो दाया नीले हो जाता है, और जो दाया नीले के मध्य का जो ये हिस्सा है ऊपर की ओर वो आलिंद और नीले के बीच में पाया जाने वाला द्वार या छिद्र भी हम इसको कह सकते हैं। ये हमारी रहेगी इनके हृदय के बीच में फुफ्फुसीय द्वार, यानी कि फुफ्फुस के माध्यम से जो फेफड़ों के माध्यम से जो रक्त है वो इसी फुफ्फुसीय द्वार के माध्यम से हमारे हृदय के अंदर पहुँचता है। दाई फुफ्फुसीय धमनी,
ये हो जाएगी दाई फुफ्फुसी धमनी, जो कि दाई और के जो हमारे फेफड़े हैं उनकी ओर पाई जाती है। हृदय की जो आंतरिक बनावट के अंदर जो है देखेंगे, ये इधर जो फुफ्फुसी धमनी की और ऊपर की जो हिस्सा रहता है वो है उदर्भ महाशिरा का, यानी कि जो उदर्भ महाशिरा है जो आगे की ओर जाकर विभिन्न हिस्सों में बट जाती है, और जो विभिन्न सही जो हृदय में रक्त को लाने और ले जाने का जो प्रमुख कार्य है इनमें मुख्य रूप से अपना सहयोग प्रदान करती है। यानी कि जो हृदय है आंतरिक रूप से देखा जाए तो विभिन्न बारीक बारीक छोटे छोटे सूक्ष्म जो भागों में बटा रहता है, जिनका अपना अपना एक महत्वपूर्ण कार्य रहता है। तो हृदय की जो ये आंतरिक बनावट है आज यहाँ पूरी होती है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।